गईले सुभाष शेखर भगत सरदार हो, झंखे करमवा पे देशवा हमार हो। गईले सुभाष शेखर भगत सरदार हो, झंखे करमवा पे देशवा हमार हो। मेरी ललक थी कि यहाँ पे कलाकार कौन रहता है। सुनता था कि बम्बई में बहुत विराह होता है और अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पे आते हैं। पिताजी कहते थे कि बेटा इसमें बहुत परिश्रम है और विराह मजाक चीज़ नहीं है। आपके पिताजी कैसे गायक थे आपकी नज़र में? पिताजी पढ़े नहीं थे लेकिन अनुभव उनके पास था और वो थोड़ा आवेशी प्रकार के मनुष्य थे। आपके पिताजी किस अखाड़े से ताल्लुक़ रखते थे? पहले तो लोकगीत संगीत का इतना लोग मान सम्मान करते थे और इसका प्रचलन भी था, मनोरंजन की श्रेणी में यही था और बड़ा सम्मान भी लोग करते थे। अभी जो विराह चल रहा है उसमें आप अपने आप को कैसा आदमी पाते हैं? फिट पाते हैं कि अनफिट पाते हैं? आपके हिसाब का विराह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जिम्मेदारी बनती है कलाकार की कि विराह क्या चीज़ है उसको मैं विराह तक रखूँ। जौनपुर में गायकों की जो परंपरा है उन परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली नई पीढ़ियां भी तैयार हो रही हैं और एक बीच की पीढ़ी भी है जिन्होंने अपने पूर्वजों की उस विरासत को आगे बढ़ाया है। जौनपुर एक ऐसा ज़िला है जिसमें किसानों की बहुतायत है और यहाँ के श्रमजीवियों ने तो महाराष्ट्र को, उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया। यहाँ से अधिकतर लोग बम्बई गए और उन्होंने अपने मेहनत मशक्क़त और प्रतिभा से बम्बई में ख़ास जगहें बनाई। बड़े बड़े बिल्डर से लेकर अनेक उद्योगपति और कारोबारी जौनपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि बम्बई में वे ही लोग ऐसे थे जिन्होंने बिरहा को एक राष्ट्रीय फलक भी दिया। बम्बई में बिरहा कामगार स्टेडियम में होता था और बम्बई के तमाम सारे बासिंदे जो प्रवासी जिनको कहा जाता है, उन प्रवासियों ने मिलों और कारखानों में खटने के बाद बिरहा के प्रति अपने राग को हमेशा मजबूत बनाया। बिरहा का आयोजन हुआ, टिकट पर हुआ। हैदर अली जुगनू जैसा कद्दावर गायक अगर बम्बई नहीं गया होता तो शायद उनका इतना बड़ा नाम नहीं होता। उन्होंने प्रयागराज की स्मृतियों को, बल्कि पूर्वांचल की स्मृतियों की और अवध की स्मृतियों को जिस तरीके से बम्बई के प्रवासियों को उनकी याद का हिस्सा बनाया, वो विलक्षण है। वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हैदर अली की आवाज़ का जो जादू था, हैदर अली के कहने का जो टोन था और जो त्वरा थी उनकी, उसको जौनपुर और भदोही, मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल की तमाम सारी जगहों के लोग जो बम्बई में थे उन्होंने बिरहा को सुना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जौनपुर का बिरहा में अलग तरीके का योगदान है। एक प्रवासी के रूप में जौनपुरियों ने जिस तरीके से बिरहा को बचाया और एक किसान के रूप में, श्रमजीवी के रूप में, चरवाहे हरवाहे के रूप में जिस तरीके से उन्होंने अपने ज़िले में बिरहा को बचाया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता को समझने और उसको रेखांकित करने की ज़रूरत है। जौनपुर के जो बहुत बड़े गायक हुआ करते थे उनमें से अनेक लोगों का नाम, जैसे जंग बहादुर का नाम हम जानते हैं, उदयराज का नाम जानते हैं, दल सिंगार का नाम जानते हैं। ये सारे लोग अब नहीं हैं लेकिन उनकी कीर्ति है। उन्होंने जौनपुर और जौनपुर की सीमाओं को पार किया और अपनी गायकी का परचम लहराया। दल सिंगार जी के बेटे लक्ष्मी शंकर यादव जो अपने गांव नौपिड़वा में ही रहते हैं और जौनपुर के इलाके में उनके गायन की एक अपनी खनक है, एक पहचान है।
आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बिरहा की तरफ कदम रखा, अपने पिता से क्या सीखा और अपने तमाम पूर्ववर्ती पीढ़ियों के लोगों से क्या सीखा उन्होंने, और बिरहा में कहाँ तक गए और अभी वे किस रूप में काम कर रहे हैं बिरहा में। लक्ष्मी भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महोदय जी, आपका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना अमूल्य समय दे करके, चाहे वो छोटा कलाकार हो, किसी भी गांव का हो, कोने कोने उसको खोज करके ये अपनी जो भोजपुरी की माटी है इसकी महक को आप जिंदा किए हुए हैं या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और शुक्रिया। आपका आशीर्वाद ऐसे कलाकारों पे बना रहे, मेरी कामना है। शुक्रिया। जब कोई व्यक्ति एक बगीचा लगाता है जी, तो उसमें जो सबसे हरा भरा पेड़ होता है, केवल उसी को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो उन पेड़ों को भी देखता है जो आने वाले दिन में बगीचे को अपनी हरितिमा से सुशोभित करेंगे और अपने फूलों से सुगंधित करेंगे और अपने फलों से लोगों का पेट भरेंगे। तो वही काम मेरा है। एक तरह से बिरहा एक बगीचा है जिसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी, और हमको उन सारे लोगों से संवाद करना पड़ेगा। अनेक लोग अलग अलग अनुभव रखते हैं, बहुत सारे लोग, लगभग सारे लोग अलग अलग अनुभव रखते हैं। उन अनुभवों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मी भाई, हाँ सर, बोलिए। आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म, पिताजी तो पढ़े नहीं थे, लेकिन 1984 में हुआ। मेरी जन्म तिथि हुई। अच्छा जी। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई सर सन 1998 में मेरा हाई स्कूल था और उसके बाद मैं श्री आदिवासी इंटर कॉलेज, उसी कॉलेज से 12वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद अब जहां आप बैठे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पे है वो संपूर्णानंद महाविश्वविद्यालय, संस्कृत से है, वहाँ से मेरा जो है BA कंप्लीट हो चुका। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो संस्कृत से ही आपने किया क्या? जी। अच्छा। लेकिन वो एडमिशन ले करके हमारे गांव के अभी इस समय प्रिंसिपल हो चुके हैं, तो उन्हीं के माध्यम से एडमिशन भी हुआ था और उन्होंने कहा कि पढ़ाई आप छोड़ो मत, पढ़ाई करते रहिए। तो वहाँ से मेरा BA कंप्लीट हुआ। तो संस्कृत साहित्य से भी कुछ ताल्लुक हुआ कि केवल डिग्री ली? अभी सर अब विषय तो लेने के लिए ले लिए क्योंकि विद्यालय ही संस्कृत का है, तो हम लोगों को जो दिया जाता था उसमें से अपना किसी तरीके से लिख पढ़ के, क्योंकि संस्कृत साहित्य में बहुत कुछ है जी, और उसमें वृक्ष कटिकम है, तो कादम्बरी भी है, उसमें तमाम सारी महान पोथियाँ, महान जो महाकाव्य हैं जी, और बहुत सारे नाटक हैं, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी ज़िंदगी के बहुत सारे जो सूत्र हैं आपको मिलेंगे और वर्तमान को समझने में वो सहायक भी होंगे। बहरहाल, हाँ। तो पढ़ाई के बाद आपने फिर क्या काम शुरू किया जिससे आजीविका आपकी चली? सर मैं घर पे ही रहता था। अच्छा। उसके बाद सन 2001 में मैं मुंबई चला गया, तो वहाँ पर कार्यक्रम होते थे उस समय। अभी तो तब से और अब में कितना बदलाव हो गया आप देख ही रहे हैं। तो वहाँ पे मैं कार्यक्रम सुना और पोस्टर देता था कि फला कलाकार हैं, आज इनका कार्यक्रम वहाँ होगा। तो मेरे दिल में चेंबूर में कार्यक्रम चल रहा था उस समय, अब तो बेचारे हैं नहीं, स्वर्गीय श्यामदेव प्रजापति जी और इंद्रजीत यादव, जिनका कार्यक्रम था। तो इंद्रजीत कांदीवली में रहते हैं, उसी के ठीक बगल में मेरे जीजा हैं बड़े, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, सूचना विभाग सरकारी से थे वो, दूरसंचार में। तो मैं गया था, तो मेरी ललक थी कि यहाँ पे कलाकार कौन रहता है। सुनता था कि मुंबई में बहुत बिरहा होता है और अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पे आते हैं। तो इंद्रजीत से हमारी मुलाकात हुई। तो हमारे बड़े भाई हैं एक, वो भी महाराष्ट्र में रहते हैं, तो इंद्रजीत से उनकी अच्छी जान पहचान थी। मैंने बताया कि मैं उनका भाई हूँ और कार्यक्रम अगर बिरहा का हो तो आप मुझे बताइए। बोले हाँ यार, चेंबूर में कार्यक्रम है। तो मैं बिना कुछ कहे उस समय अपने जेब से 100 रुपये निकाल के उनको दे दिया। बोले ये का करत हुआ, बोनी करात हुआ का हमार। अब जो भी था मेरी भावना थी, तो कहे कि ठीक है, अच्छा चला। मेरी इच्छा ये थी कि मैं भी चलूँ इनके साथ बिरहा सुनने के लिए।
तो गया रात में जब उधर से हारमोनियम ढोलक की आवाज़ और श्याम दो प्रजापति जी गा रहे थे, तो कम से कम मुझे याद है कि मैं 15-20 मिनट तक मंच पे मेरी आंख में आंसू आ गए। और यही भावना थी कि ये लोग गा रहे हैं और मुझे भी माँ सरस्वती की कृपा है, क्या मैं नहीं गा सकता। तो पहले दिन गया, एक कंपनी थी वहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट छोटा मोटा बनता था, तो उस पर इंग्लिश में लिखा रहता था। पढ़ा लिखा हूँ मैं, लेकिन सोचा कि इंग्लिश इसको बिठा के पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग पे लोड जैसा है कि ये काम अच्छा नहीं है, एक जगह मैं नहीं रह पाऊँगा। तो खाना खाने के लिए बैठा तो वहाँ पे कंपनी की 2-4 महिलाएं थी। बोली कि भैया रो क्यों रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं गांव से आया हूँ और मुझे घर जाना है, ये कंपनी में काम नहीं कर सकता मैं। फिर मैं वहाँ से अपने घर पे आ गया, 2-4 चक्कर गया, लेकिन मेरा दिल लगा नहीं। मेरे अंदर ये भावना थी कि मैं बंद के क्यों रहूँ, मेरे अंदर कला है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर काम करता हूँ, कंपनी में जाता हूँ तो 20 लाख 25 लाख कमाऊँगा, लेकिन क्या यही मेरा जीवन है? मेरी भावना और मेरा विचार इस ढंग से था। और आज भी मैं पैसे के पीछे, जबकि जिम्मेदारी भी है, पैसे से आज कोई ऐसा काम ही नहीं बिना पैसे से हो सकता। तो आपकी राम कहानी में बिरहे का आगमन हुआ और आपकी राम कहानी से काम जो है जी अपने अनुकूल खोजने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। तो फिर कहाँ आ गए आप? तो पिताजी गाते थे। हाँ। और मैं बचपन से ही, उस समय कैसेट का ज़माना था, आप जान ही रहे हैं, लेकिन अब उस बात को बताना ही पड़ेगा। तो अक्सर करके स्वर्गीय हीरालाल पद्मश्री जी नहीं है, उनकी गीत और कानों में सुनाई पड़ती थी। कहीं अगर गांव में शादी विवाह है तो वहाँ कैसेट बजती थी, और मेरे घर पे भी टेप था, मेरे बड़े भैया बजाते थे। स्वर्गीय श्री बुल्लू यादव जी की कैसेट, स्वर्गीय बिरहा सम्राट वीर रस के रामदेव यादव जी, ये सब गीतें सुनता था। तो मेरे दिमाग में जैसे घर कर गए और मैं गाता भी था। तो ऐसे तैसे मेरा जीवन लगभग 25 साल तक चलता रहा। तो एक दिन मैं, बगल में एक मशीन है, पाही बोलते हैं गांव में उसको, तो बैठा था मैं और अजगरा जिला वाराणसी, भटकते भटकते आगे मेरे पिताजी के पहचान के थे, स्वर्गीय लालता यादव जी कवि। बोले कि बच्ची हमके जाए के हो दलई की यहाँ, पिताजी के मेरे दलई बोले हो। तो हम उनके कहे कि गुरुजी हम उनका लड़किया ही, आप चलें। मैं लिवा के उनको घर पे गया, तो पानी उनी पिलाया, पैर छुआ उनका, तो कहे कि बच्ची बिरहा रहा गावे लेकिन ना, कहे कि हाँ गुरुजी गाई था, लेकिन वही पुरानी बिरहा थी, सुनता था, कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, एक कापी ले और कलम ले। तो मैं कापी कलम लेके आया और मेरे घर के थोड़ी दूर पे दुर्गा जी का मंदिर है। बोले चल उसी मंदिर पे चलेंगे। मैं गया, मुझसे गीत गवाया उन्होंने, तो मेरे पीठ पे हाथ रख के बोला, अरे तू तो बनरसीन के ना जैसन गावत हुआ, बिरहा गाओ तू। तो एक बिरहा दे दी है हमको, दुर्वासा मुनि का श्राप, कृष्ण भगवान की परीक्षा। अब उसी से मेरी शुरुआत हो गई। और एक दिए थे रावण का जन्म, ये 2 बिरहा लेकर के मैं गाने लगा और 2-4 गीत दिए, यही मेरी बिरहा की शुरुआत बन गई। और पिताजी कहते थे कि बेटा इसमें बहुत परिश्रम है, और बिरहा मजाक चीज़ नहीं है। आपके पिताजी कैसे गायक थे आपकी नज़र में? मेरे पिताजी पढ़े नहीं थे, लेकिन अनुभव उनके पास था, और वो थोड़ा आवेशी प्रकार के मनुष्य थे। नेताओं में आके? हाँ, आवेश था। कहीं कहीं पे झगड़ा भी कर लेते थे, मतलब उनको अपमान बर्दाश्त नहीं था, ऐसे मिजाज के व्यक्ति थे वो। अच्छी बात है। तो आपने अपने पिताजी से कितना सीखा? पिताजी से तो मैं स्वयं हूँ, आज जो बॉडी है उन्हीं की देन है, और उनके पास मैं बैठता भी था। उनकी बातें, उनकी यादें शायद मेरे जीवन में बहुत कुछ छोड़ गई है और मेरे जीवन का सहारा भी बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो क्या उन्होंने कुछ बताया आपको कैसे गाना चाहिए? उन्होंने कहा कि बेटा बिरहा मजाक चीज़ नहीं है, इसको गाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बिरहा मत गाओ। लेकिन नई उमंग थी और मेरे रोम रोम में बिरहा था कि नहीं मैं बिरहा गाऊंगा, मान सम्मान मिलता है, लोग जानेंगे, और मेरी इच्छा भी थी कि लोग मुझे जाने। अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उसको मैं सुनता था। तो यही है सर। उनके बारे में कुछ और बातें बताइए। जैसे आपने उनके स्वभाव के बारे में बताया, कुछ यादें जो हों, जो आप जानते हो कि कब जो है किस घटना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी,
इस तरह की कुछ बातें बताइए, क्योंकि जो कलाकार हैं नहीं वो तो हम उनके परिवार के लोगों से ही उनके बारे में जान सकते हैं ना। जी। तो बताइए। अब मेरे बचपन की बात है, तो उस समय तो अक्सर प्राइमरी पाठशाला ही हुआ करती थी। अभी भी? हाँ, अभी भी है। तो लेकिन इतना नहीं था, कॉन्वेंट वगैरह ये सब नहीं था, कहीं कहीं था, गांव में नहीं था। हाँ, तो एक बगल में वो लड़का था मेरे, बोला आज तुमको प्राइमरी में नहीं जाना है, चलो मांटेसरी में लिवा के चलते हैं। हमने कहा ठीक है। और वो बाजार से दूध दे के आ रहे थे। बोले कि का हो, कहाँ जात बाटा? हम कहे कि जाती आज मांटेसरी में। कहे कि बेटवा कौनो स्कूल ऐसा ना है तो छोड़ा मत, जहाँ भी तो के इच्छा हो कूलिंग में पढ़ा, लेकिन पढ़ा जरूर। और शब्द बोलते थे, लेकिन जब अक्षर से उनको मुलाकात नहीं है, लेकिन शब्द पे बहुत ध्यान देते थे, कहाँ क्या बोलना है। हाँ, अपने स्वाध्याय से तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा ना। हाँ, बता रहे थे कि अगर मेरी बिरहा थी तो उन्होंने कुछ गाया, तो उन्होंने सामने वाले गायक को जवाब दिया कि क के टांग तोड़ के अगवा दे दा पाई, अक्षरवा होकर माई बन जाए। हाँ, ये पंधारी दादा गाते थे। छंद भी बताते थे। और मैं सोचता था कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना लंबा इनको याद कैसे हो गया। तो आपके पिताजी किस अखाड़े से ताल्लुक़ रखते थे? वो स्वर्गीय दीन मोहम्मद। अच्छा। पहले तो लोकगीत संगीत का इतना लोग मान सम्मान करते थे, और इसका प्रचलन भी था, मनोरंजन की श्रेणी में यही था, और बड़ा सम्मान भी लोग करते थे। तो यही थोड़ी दूर के एक प्रचलित गायक थे, बिना लाउड स्पीकर, बहुत अच्छी आवाज़ थी, स्वर्गीय रामराज यादव। तो यही शायद आए थे, बोले कि हम जाते ही बनारस, चले खुद चला, दीन मोहम्मद की तबीयत बहुत ख़राब हो, चल के मिल रहा। कहें कि हाँ चलब। वो हर फन मौला थे, मतलब उनके अंदर किसी चीज़ की लालच थी नहीं, या उनको फक्कड़ी समझ लीजिए या लापरवाह, लेकिन हाँ स्वाभिमान और सम्मान के लिए तो समझौता नहीं है। इतना प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की थी। तो पहुंच गए वो अजगरा दीन मोहम्मद उस्ताद के। तो उस समय उनकी तबीयत ख़राब थी, बगल में तबला ढोलक सब कुछ रखा था, तो जो कुछ सुनना था उन्होंने सुना। तो इशारा किए कि जाके पैर की तरफ आशीर्वाद ले ला। गए और स्वर्गीय दीन मोहम्मद उस्ताद जी का उन्होंने पैर पकड़ा, तो उन्होंने पीठ पे हाथ रखा कि बेटा जा, तोहरे पीठी में कोई धूर लगावे वाला ना होई। और वो आशीर्वाद वास्तव में उनके ऊपर रहा, झुकने और मुड़ने का काम नहीं किया उन्होंने। वो कब तक रहे, कब तक गाते रहे? वो मैं छोटा था, लगभग मेरी उम्र 12-13 साल या 11 साल की रही होगी। कहीं कहीं देखता था उनको गाते समय, और उसके बाद से जब मैं धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, जानकार होता गया, तो बिरहा गाते नहीं देखा उनको। उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी? 19 अगस्त सन 2018। अच्छा। तो आपने कहाँ कहाँ गाया, फिर किसके किसके साथ गाया? सर, बहुत बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है। ज़िले में, जौनपुर में लगभग जो अपने क्षेत्र के कलाकार हैं उनके साथ भी मेरा मुकाबला हुआ। और 1-2 बार मुझे वाराणसी जाने का, मतलब ये अपने प्रेम व्यवहार दोस्तों की वजह से वहाँ भी अवसर मिला गाने के लिए। सुल्तानपुर में भी मैंने गाया, प्रतापगढ़ में भी गाया, इलाहाबाद में नहीं गाया मैंने। बहुत अच्छी बात है। तो अभी गा ही रहे हैं आप? जी। आपकी पार्टी वगैरह में लोग हैं? हैं साथी लोग। तो साल भर में कितना बिरहा गाते हैं आप? अभी तो सर गाने के लिए कार्यक्रम है, 1 महीने में 3-4 भी निकल जाता है, कभी कभी किसी महीने में 2 महीने में कार्यक्रम ही नहीं मिलता। अब मैं 22 अप्रैल को महाराष्ट्र से आया, तो उस समय मेरे पास 3 कार्यक्रम था लिखा हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रभु की कृपा या लोगों का प्यार दुलार जान पहचान 6-7 कार्यक्रम और बढ़ गए मेरे। तो इससे आजीविका चल जाती है आपकी? नहीं सर, अभी तो बहुत मुश्किल है। तो फिर कैसे खर्चा पूरा करते हैं? अब उसको प्रभु की कृपा, मैं तो अध्यात्म में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, लेकिन किसी न किसी तरह से मेरी गाड़ी खिसक रही है, चल नहीं रही है, खिसक रही है। अध्यात्म और गेहूं में बहुत फर्क है जी। अगर गेहूं नहीं रहेगा तो अध्यात्म ही छोड़ के मैदान भाग जाएगा। जी। तो गेहूं तो पैदा करना चाहिए, गेहूं तो ज़रूरी है सबके लिए। हाँ। और अभी गेहूं के अलावा कपास की भी ज़रूरत है। जी। और ईंटा पीटा की ज़रूरत तो है ही है। जी। है कि नहीं? तो ये ज़रूरी है, अध्यात्म में तो होना ही चाहिए। अध्यात्म तो बड़ी ताकत है, लेकिन गेहूं माने आजीविका,
जी बहरहाल अच्छी बात है आपने ये किया। अभी जो बिरहा चल रहा है हाँ। उसमें आप अपने आप को कैसा आदमी पाते हैं? फिट पाते हैं कि अनफिट पाते हैं? आपके हिसाब का बिरहा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर आपके हिसाब का हो रहा है तो किन लोगों के साथ आपको गाना अच्छा लगेगा? ये बात तो सर आपने मेरे दिल की बात पूछ ली। अब आप भी सीनियर हैं, अनुभवी हैं, हर ढंग से मजबूत हैं, सोचने समझने में या सामाजिक तौर तरीका जो भी आप देख ही रहे हैं। अभी मैं जब बिरहा अभी गा ही रहा हूँ, चालू किया तो लेडीज़ों से कार्यक्रम कहीं कहीं मिलता था, लेकिन मेरे अंदर खुशी नहीं थी कि मैं लेडीज़ के सामने बिरहा गाऊँ। सच्चाई आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीर रस की बिरहा गाया, कोई अच्छी बात रख दिया, अच्छी चीज़ रख दिया, वो ठुमका लगा देगी। जो समझदार है उसकी कीमत समझेगा, लेकिन जो ठुमका देखने आया है तो वो ठुमका की ही कीमत समझेगा ना। लेकिन हाँ, अगर कलाकार है उसके अंदर वास्तव में सच्चाई है या ताकत है, भावना विचार है, तो अब जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसा वहाँ का रंग रूप हो जाता है। अच्छा ये बताइए, पहले जैसे बड़े बड़े सामंत होते थे, नवाब होते थे पहले, जी जी जी। तो और देवता भी पहले, उससे पहले देवता जो है मैंने इंद्र सभा में अप्सराएं नाचती थीं। जी जी जी। मैंने देवता नचाते थे औरतों को, देवता लोग, ठीक है। नवाब लोग आए तो तवाइफें आईं जी। उनके पास इतना पैसा था कि कितने नवाब तो इसी में जो है बेचारे चले गए। कोई तवायफ पसंद आई हाँ तो नवाबी भी उनकी चली गई उसमें, उन्हें एकदम सब दे दिए उसी को, हैं। हाँ। और बड़ी बड़ी तवाइफें थी जिन्होंने पूरा पूरा इलाका ही जो है अपने नाम करा लिया। और बहुत सारी 1857 वाली जो अजीजुन बाई, छप्पन छुरी और कौन कौन जो है हाँ। तवाइफें थीं, वो सब बड़ा क्रांतिकारी भी काम किया उन्होंने। फिर नौटंकी आई, बड़े बड़े सामंत जो है और पैसे वाले लोग महिलाओं को नचाते थे, स्त्रियों को नचाते थे, और उनको लगता था कि अगर स्त्रियां, दूसरी स्त्रियां, और जाहिर सी बात है वो कुलीन स्त्रियां नहीं थीं, वो वही स्त्रियां थीं, उन समाजों से आती थीं जो मेहनत मजूरी करके अपने आजीविका कमाता था, लेकिन उसमें से कुछ निकल गई, कुछ उधर से आई तवाइफों के परिवार से, हाँ। और कुछ इधर से आई। जी। तो दोषी इसमें औरतें तो नहीं हैं जी। दोषी तो सामंत, नवाब, देवता, ये सब ना दोषी हुए जी। जो औरतों को नचा रहे हैं, औरतों को मजबूर किए हैं कि तुम नाचो। जी। अभी जो औरतें नाच रही हैं बिरहा वाली, जी। तो उनको नचा कौन रहा है? जो बिरहा करा रहे हैं वही नचा रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं नाचना चाहती है तो जबरदस्ती नचा भी नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिरहा वाले, जो बिरहा कराने वाली कमेटियां जो हो रही हैं, जी जी, या किसी ने संस्था बना ली या कुछ बना लिया, तो फिर वो लोगों को चंदा लोगों से वसूलेगा। हाँ। चंदा ले आएगा, और चंदा ले आएगा तो इस शर्त पर कि फलानी को बुलाऊंगा, हाँ ठीक है जी, और फलानी के ऊपर ये दबाव रहेगा कि आपको महफिल लूट लेना है, नाचना गाना जो भी, जो मर्जी सो। हाँ हाँ, हमारा चंदा जो है अगले साल भी सुरक्षित रहे। लोग अभी 1000 दिए तो अगले साल 5000 दे दें, जी ठीक है। तो नचा तो पुरुष रहे ना जी। तो पितृसत्ता में जिनको दोष दिया जाना चाहिए वो पुरुष समाज, पुरुष सत्ता है ना जी। तो, लेकिन लोग महिलाओं को दोष क्यों दे रहे हैं? महिलाएं तो नचाई जा रही हैं, तो नाच रही हैं। उनको जिस दिन नहीं नचाया जाएगा, लोग कहते हैं तथाकथित पढ़े लिखे टाइप के लोग कि इसमें जहाँ देवताओं जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, हाँ, वहाँ देवता रमते हैं। हाँ। तो कहाँ स्त्रियों की पूजा हो रही है? आपने सही कहा। अब कुछ महिला कलाकार ऐसी भी हैं बिरहा जगत में, गाने का भी तौर तरीका अच्छा है, स्वर भी अच्छा है, और गाती भी बढ़िया हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि तुम नाचो ही? अच्छा जो है वो अच्छा रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पुरुष ही तो उनको नचा रहे हैं, तो आप पुरुषों के खिलाफ आप क्या करेंगे? आपको भी वही आयोजक बुला रहा है। अब मेरी और महिलाओं को नचाने वाला, नाचने वाली महिलाओं को भी वही बुला रहे हैं। महिलाओं को मजबूर किया जा रहा है कि नाचो। पुरुष नहीं नाच रहा है। सुरेंद्र जैसा फूहड़ आदमी, हाँ, बलिया का गायक, वो दुपट्टा पहन के नाचता है, माने वो पुरुष के रूप में नहीं नाचता, जनखा लगेगा, तो महिला होके नाच रहा है ताकि लोग उसको पैसे दें।
ये अशोभनीय ये चीज। दबाव उसके ऊपर बनाने वाले आयोजक जी मैंने फोड़ा हुआ है पैर में, आप गला तो नहीं काटेंगे? जी जी जी। काटेंगे क्या? नहीं। या पेट झड़ रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ जो है वो बांध लो ऋण का पत्ता, पेट ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो असंभव। जो मर्ज है उस मर्ज की तरफ आप कब जाएंगे? मर्ज का मतलब यह है कि रोगी अपना मर्ज स्वयं जानता है कि मुझे क्या रोग है। अगर नहीं। कलाकार है तो उसको स्वयं समझना चाहिए कि बिरहा एक पावन पवित्र चीज है, लंजू पंजू और छोटी मोटी बात नहीं है। बिरहा, अब जैसे लोग प्रवचन कराते हैं ना, इस प्रवचन से भी ऊंची ऊंची बात इस बिरहा के लाइन में मिलती है। लेकिन कलाकार को ये जिम्मेदारी बनती है कलाकार की कि बिरहा क्या चीज़ है उसको मैं बिरहा तक रखूं। और मेरा चैलेंज है कि अगर आप उस ढंग से बिरहा को पेश कर रहे हैं सफाई से समझा करके, तो एक कम सोच का आदमी भी उस पर अमल करेगा। ये मेरी सोच है, जहाँ तक मैंने इसको परखा भी है। अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम था, लोग कहे कि गाली गा दो, लीड से बैठी थी। मैं बोला कि यार ये कोई ज़रूरी है क्या? माताएं बहनें बैठी हैं, अगर आपके परिवार में यही कार्यक्रम होता तो क्या आपको अच्छा लगता? बोलेगा तो नहीं बेचारा हो, लेकिन उसकी भावना को ऐसा करो कि अगर अच्छा ना लगे तो बुरा भी ना लगे। लोगों ने बैठ के सम्मान भी दिया और सुना, तो क्या जरूरी है कि उल्टा सीधा बोलो या उल्टा सीधा ही गाओ? हाँ, लेकिन इसी तरीके के बहुत सारे कलाकारों को तमाम सारे झांसेबाज गायकों ने बाहर भी कर दिया जी है। और झांसेबाज कलाकारों का एक समूह है, एक उनका गुट है जी, वो दूसरे को आने ही नहीं देते हैं। तो ये ऐसे कठिन प्रक्रिया। ये तो आप ही देखे रहे, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं कई डिस्ट्रिक्टों में आप जाते हैं, इतना अनुभव तो आपको है ही। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मैं अपने हृदय की गहराई से कह रहा हूँ कि आपने बिरहा की तरफ या समाज की तरफ ये सुझाव देने मेरी का तारीफ करते हैं तो मैं तो संकोच में पड़ जाता हूँ कि वास्तव में क्या है, लेकिन तारीफ मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, तारीफ की बात नहीं सर, ये मेरे दिल की भावना है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बिरहा एक ऐसे पतनशील मोड़ तक पहुँचा दिया गया है। हाँ। और उसमें सबसे ज़्यादा उसके आयोजक जन रुचियों का जहाँ तक सवाल है, अब तो लोगों के पास मनोरंजन के तमाम सारे विकल्प हैं। टेलीविज़न एक बड़ा माना जाता था कि जिसके घर में टेलीविज़न है बड़ा आदमी है, लेकिन आजकल तो मोबाइल और ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। टेलीविज़न लोग देखते ही कम हैं, नहीं देखते। तो चीज़ें बहुत सारी बदल रही हैं और उसको मुझे लगता है कि गायक के रूप में आपको सोचना चाहिए। बहरहाल धन्यवाद, आपने बातचीत की और थोड़ी बहुत बातचीत ऐसे ही होती रहे क्रमशः। जी जी, लगातार कुछ आपको भी अनुभव नया कुछ सीखने को मिलेगा, हमको भी मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा। बातचीत और पंचायत होती रहनी चाहिए। जो पंचायत गायब है इसलिए अच्छी बातें नहीं आ रही हैं, वो होनी चाहिए। मैं यहाँ से हट रहा हूँ, आप कुछ गाना गाइए ताकि आपका सिग्नेचर उसमें दर्ज हो। तो मैं हट रहा हूँ। ठीक है सर। गईले सुभाष शेखर भगत सरदार हो, झंखे करमवा पे देशवा हमार हो। गईले सुभाष शेखर भगत सरदार हो, झंखे करमवा पे देशवा हमार हो। आज देश की स्थिति क्या है, बहुत सारी बात है, इसको कहने से न इसका कोई छोर है न कोई अंत है। लेकिन देश के प्रति 2 लाइन अपनी गीत में रख रहा हूँ कि नेहरू जवाहर मोती खुदीराम गांधी, सत्याग्रह साहस के मिली जुली आंधी। उनकर त्याग बलिदान होत बा बेकार हो, झंखे करमवा पे देशवा हमार हो। गईले सुभाष शेखर भगत सरदार हो, झंखे करमवा पे देशवा हमार हो। आखिरी लाइन होगी, समझने वाले समझ रहे हैं, बस स्वयं की तलाश करनी है, स्वयं को सोचना है, बाकी सब काम होता रहेगा, अच्छा हो या बुरा हो। पहले नेता होत रहले देशवा के खातिर, अब देश होई गईले नेताजी के खातिर। पहले नेता होत रहले देशवा के खातिर, अब देश होई गईले नेताजी के खातिर।
मुख्य दिन होत नाही उनकर जय जयकार हो, झंखे करमवा पे देसवा हमार हो।